हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम वट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियोस में जो वीडियो था उसके पहले उसमें हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, उसका पार्ट 1। ठीक है, यानी उसका जो ओवरव्यू था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का जो दूसरा पार्ट है, यानी जो कोर प्रोसेस है उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जब जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए की प्रॉपर्टी थी, जो हमने पहले लेक्चर में डीएनए का पढ़ा था। कौन सा? एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का था, एक था एंटी पैरेलल नेचर, यानी जो इसको डायरेक्शनैलिटी बोलते हैं, एंटी पैरेलल नेचर। ठीक, ये चीज़ आपको बताई गई। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने एंजाइम्स पढ़े थे। एंजाइम्स कौन कौन से पढ़े थे? एंजाइम्स था सबसे पहले मतलब ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ा हेलिकेज। हमने इसके बाद पढ़ा टोपोआइसोमेरेज। इसके बाद हमने पढ़ा आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज बोलते हैं जिसको, आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसके डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन पढ़े। इसके बाद पढ़ा लाइगेज। ठीक, ये सारी चीजें पढ़ी। इसके बाद हमने इसके सेमी कंजर्वेटिव मेथड को देखा। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट हमने देखा किसका? मेसेल्सन और एस्टाल का एक्सपेरिमेंट जो देखा किस बेसिस पर? हैवी आइसोटोप बेसिस पे। किसका? नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज करके इन्होंने ई कोलाई के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब ये होता है कि डीएनए का रिप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए का जो न्यू सिंथेसिस होती है स्ट्रैंड की, वो ओल्ड यानी पेरेंटल डीएनए के टेम्पलेट पे होती है। यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए की रहेगी और न्यू सिंथेसिस होती है उस पर डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और इन सब एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट से। अब हम लोग आज देखते हैं एकदम कोर प्रोसेस पे, क्योंकि हमने इन सब सारी चीज़ों को देख लिया है, एक ओवरव्यू ले लिया है। अब हम लोग इसको देखेंगे। ये लेक्चर अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए पहले लेक्चर को देख लीजिए, जिसमें इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद करने की और समझने की हैं, जो इसमें बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको डीएनए के बारे में समझना है, फिर डीएनए का जो रिप्लिकेशन के लिए जो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर में देखा है। लेक्चर में हमने इसके पहले देखा है और हमने बताया भी है। तो अगर आप इस लेक्चर को करना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को पहले देख लें। अब हम लोग शुरू करते हैं किसको? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेसेस को। तो डीएनए रेप्लिकेशन की मेजर जो प्रोसेस है वो दो है। पहला है जो इसको बोलते हैं अनजिपिंग। अनजिपिंग। और दूसरा है इलोंगेशन ऑफ चेन, या इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक, ये दो प्रोसेस है मेजर। अगर हम इसमें बाद में देखें अपने साइड से समझने के लिए, तो हमने देखा था जैसे कि रिमूवल ऑफ प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर का रिमूवल और उसमें फिर टर्मिनेशन, प्रोसेस का टर्मिनेशन। तो ये है, लेकिन मेजरली यही दो है, अनजिपिंग और इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन। ठीक, तो ये हो गया रिप्लिकेशन। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला अनजिपिंग। फर्स्ट है इसका अनजिपिंग, या इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग। अनजिपिंग, अनवाइंडिंग। हमने देखा था कि अनजिपिंग का मतलब क्या होता है? अनजिपिंग का मतलब होता है दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है, ब्रेक करके उस दोनों स्ट्रैंड को अलग करना। ये काम करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हेलिकेज। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कैसे होता है। इतना तो हमने पढ़ा, लेकिन हम लोग प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग एक डीएनए ड्रॉ करते हैं। समझिए, आप ये समझिए, डीएनए के लिए हम थोड़ा सा इसमें, ये क्या है? हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक रहता है, तो हमने ऐसे से निकाला। पहले न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में रहेगा, फिर ये
जब कंडेंस, जितना भी कंडेंस होता जाएगा उतना न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में रहेगा। अब फिर हम देखते हैं ऐसे है होगा, ये हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये कैसे है अभी, ये है डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर। अब इस हेलिक्स को यहां पर हमने जूम किया है, बड़ा किया है यहां पर। अब क्या होगा, एक प्रोटीन है, ठीक है, जैसे इस पूरे प्रोसेस को हम आप लोग समझने की कोशिश करिए कि आप लोग किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस इतनी आसान नहीं है जितना यहाँ पर हम लोग पढ़ ले रहे हैं। हमको एक ऊपर ऊपर देखना है, चीज़ों को समझना है और काम फंक्शन समझना है, ठीक है। हमको हर चीज़ नहीं जाननी है इसके बारे में। जब आप लोग हायर क्लासेस में कभी रिसर्च करेंगे एमएससी में या इसमें, तब जाके आप इसको देखेंगे। बीएससी में भी कुछ फॉर्म में देखेंगे, लेकिन अभी आपको एग्जाम निकालने के लिए इतने डीप में नहीं जाना है, हर चीज़ का जाना जरूरी नहीं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे कोफैक्टर्स, बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल्स का जो पूरा एक वर्ल्ड है ना, ये मतलब ये उतना ही हिडन है, इसकी डिस्कवरीज रोज होती हो रही हैं। तो हमको अभी देखना है सिर्फ एक ओवरव्यू, ठीक है, जिससे हमको चीज़ें समझ में आए, ठीक। तो ये हो गया। तो आप समझिए कि अनवाइंडिंग या अनजिपिंग कहीं से भी नहीं शुरू हो जाएगी, ठीक है। कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं से स्टार्ट होगी पूरे डीएनए में। इसके लिए एक होता है इनिशिएशन पॉइंट, या जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। ये नोट करने वाली बात। कहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशिएशन पॉइंट। और इसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। ठीक है। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स का डीएनए है उसमें जनरली या ऑलमोस्ट एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है, ठीक है। यानी इन प्रोकैरियोट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट क्या होगा, 1। एक ही रेप्लिकेशन, पूरे डीएनए में एक रेप्लिकेशन पॉइंट होगा। यूकैरियोट्स में क्या होता है, मेनी, बहुत सारे हो सकते हैं, यानी इनका डीएनए कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है उससे ज्यादा। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जितना बड़ा डीएनए उसमें रिप्लिकेट करने के लिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो कई जगह से एक साथ साइमल्टेनियसली कई जगह से एक साथ रिप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट एक होता है, एक ही जगह से शुरू होता है, पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में एक साथ कई जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि यहां पर कई सारे रेप्लिकेशन पॉइंट्स होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होते हैं, ठीक। सपोज करिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है और ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है स्पेसिफिक प्रोटीन से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट में जो प्रोटीन है वो यहां से हल्का सा ब्रेक करेगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, इंफॉर्मेशन काम ये है, आपके काम की ये है कि फिर हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम यहां अटैच होगा। आप सपोज करिए हेलिकेज एंजाइम है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, यह है हेलिकेज एंजाइम। और ये क्या करेगा, इस तरफ और से इस तरफ दोनों साइड से ये ब्रेक करते हुए चलेगा, जिधर भी रेप्लिकेशन होना है वो ब्रेक करते हुए चलता चला जाएगा। किसको ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए निकलेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको एक सिंपल से स्ट्रक्चर से देख लेते हैं जिससे आपको समझ में रहे। हम लोग डीएनए को एक तरीके से लैडर स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये डीएनए है, ये इसकी दोनों बैकबोन है शुगर फॉस्फेट, और ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों साइड नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट यहां सपोज करते हैं, यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है, ये आइडेंटिफाई हो चुका है और उस प्रोटीन ने इसके छोटे फ्रेगमेंट्स को ब्रेक किया है और अब यहां पर हेलिकेज एंजाइम आ चुका है। अब हेलिकेज एंजाइम जब आ जाएगा तो क्या करेगा, यहां पर अटैच होगा दोनों साइड, और इस तरफ ये फॉग बनाता हुआ
इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। इस तरफ रेप्लिकेशन फॉक रहेगी दोनों साइड, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉक बनाता हुआ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता हुआ आगे निकलेगा, ठीक है। ये काम है हेलिकेज एंजाइम का। अब हम लोग सिर्फ एक साइड का देखते हैं जिससे हमको चीजें समझ में आए। हम आपको इसलिए ये चीजें बता दे रहे हैं कि ये न मत सोचिए कि कहीं एक एंड पॉइंट से शुरू हो रहा है या ऐसा। शुरू ये कहीं से हो सकता है जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है, ठीक। अब हम लोग और इसको स्पेसिफिक पे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हेलिकेज एंजाइम अपना कुछ फंक्शन कर चुका है। जहां पर ये डीएनए का एक बैंड है, ठीक है। इसको हम लोग और थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये डीएनए का एक बैंड है, ये दूसरा है। ये डीएनए का बैंड का पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ऐसे। ये इसके बीच में नाइट्रोजन बेसेस हैं। ये हेलिकेज ने थोड़ा बहुत काम अपना कर दिया है यहां पे अभी तक, ठीक है। तो अब आप देखिए हेलिकेज अभी कहां होगा, हेलिकेज अभी इस समय यहां है सपोज करिए, और रेप्लिकेशन फॉक किधर की ओर चल रही है, रेप्लिकेशन फॉक इधर, मतलब कि रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन, सॉरी रेप्लिकेशन कर ये, हाँ, जो ये अनवाइंडिंग है तो इस साइड इसकी डायरेक्शन ये है, यानी रेप्लिकेशन फॉक है ऐसे। तो क्या किया कि सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा कि ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, ठीक है। यहां से आके इस हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में तोड़ना शुरू की, हेलिकेज। इसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। अब हमने देखा था जब अनजिपिंग हो रही है, अब दो इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जब अनजिपिंग हो रही थी तो सुपर कॉइलिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो रहा था, सुपर कॉइलिंग कैसे हो रहा है, जब हमने रस्सी वाला एग्जांपल देखा था, एक रस्सी के एक एंड को फिक्स कर दीजिए, कहीं बांध दीजिए और उस रस्सी को खींच के खोलने की कोशिश करिए, तो देखेंगे आप रस्सी वहां से कॉइल होने लगेगी कुछ दूर से, ठीक है। तो उस कॉइलिंग को रोकने के लिए, कॉइलिंग किधर होगी, रस्सी इधर खुल रही है, यानी डीएनए इधर खुल रहा है, कॉइलिंग इधर कहीं होगी, तो इसके अहेड में एक एंजाइम था जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या, टोपोआइसोमेरेज। ये है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का क्या काम था, टोपोआइसोमेरेज का काम क्या है कि टेंशन को रिलीज करना। जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो कैसे रिलीज करता है टेंशन को, हम लोग कैसे रिलीज कर सकते हैं, कहीं पर है उस रस्सी की टेंशन को बिना एंड खोले कैसे रिलीज कर सकते हैं कि किसी एक रस्सी को काट दें, टेंशन रिलीज होगी और फिर उसको बांध दें। तो यही सेम काम करता है कि रस्सी को काट देते हैं, ये रस्सी को, मतलब ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को काटता है, टेंशन रिलीज करता है, फिर इसको जोड़ देता है, ठीक है। इसी को एक और नाम देता है डीएनए गायरेज, ठीक। ये टोपोआइसोमेरेज का काम है। अब एक और दिक्कत है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। क्या है वो दिक्कत कि अभी स्ट्रैंड तो खुल गए हैं, लेकिन अभी ये और ये हेलिकेज आगे भी बढ़ रहा है, रिप्लिकेशन में टाइम भी लगेगा। जब पॉलीमरेज आएगा, रिप्लिकेशन करेगा, टाइम लगेगा, तब तक जो इसको खोलता जा रहा है फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो है एक प्रोटीन का जिसको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। ये अटैच होती है यहां पर स्ट्रैंड्स पे, क्या नाम है इसका, एसएसबी प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का काम क्या है, फंक्शन क्या है कि जो अनजिप्ड डीएनए का जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, उसका ये उसके लिए कंट्रोल करता है, प्रिवेंशन का काम करता है, उसको रोकता है दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से। तो क्या करता है, प्रिवेंट री हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ओपनड या अनजिप्ड स्ट्रैंड, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज का काम क्या था, टोपोआइसोमेरेज का काम क्या था कि रिलीज टेंशन, टेंशन को रिलीज करने का काम था। हेलिकेज का काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना। तो ये पहली प्रोसेस है जिसको बोलते हैं अनजिपिंग या अनवाइंडिंग।
अनजिपिंग अनवाइंडिंग में याद करने वाली बातें क्या क्या हैं कि प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहली बात तो अनजिपिंग या अनवाइंडिंग कहाँ से होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट जो है प्रोकैरियोट्स में वो एक होगा, यूकैरियोट्स में कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट हो सकते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट में हेलिकेज आता है, हेलिकेज आने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने की वजह से और वो इस पूरे सुपर क्वाइल, पहले से जो सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर है उस सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर को तोड़ने की वजह से सुपर और एक्स्ट्रा सुपर क्वाइलिंग होने लगती है, टेंशन क्रिएट होता है पूरी डीएनए की, जो पूरे डीएनए का जो रिबन है उसमें टेंशन क्रिएट होता है। उस टेंशन को रिलीज करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, टोपोआइसोमेरेज, और दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो ड्यूरिंग इस प्रोसेस, ठीक है, कौन सी, ये जो अनजिपिंग की प्रोसेस में, ड्यूरिंग अनजिपिंग प्रोसेस, इसके लिए कौन सी प्रोटीन होती है, एसएसबी प्रोटीन, जो कि दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं उनसे कनेक्ट होती है और अनजिपिंग को जिपिंग को प्रिवेंट करती है तब तक के लिए जब तक के लिए पूरी प्रोसेस हो ना जाए। अब ये हो गया हम लोग का पहला जो है अनजिपिंग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ठीक है, अनजिपिंग समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा है चेन की इलोंगेशन, यानी जो ये बन गया है इसकी इलोंगेशन। पहली बात हम लोग समझ लें रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट इलोंगेशन के लिए क्या है, पहली रिक्वायरमेंट तो एंजाइम की है जो कि हमने बता दिया। एंजाइम्स की कौन कौन से एंजाइम लगते हैं हमने, प्राइमेज, इसके बाद फिर पॉलीमरेज, लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम की बात कर ली, ठीक है, ये हो गया। दूसरी रिक्वायरमेंट है जो नया स्ट्रैंड बन रही है ऐसे तो फ्री में बन नहीं जाएगी, कुछ तो जो उसका रॉ मटेरियल है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कहां से आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए हमको ना, हमको डीएनए की स्ट्रैंड बनाने के लिए, इसके ऊपर कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे हमको घर बनाने के लिए सीमेंट तो चाहिए, ईंट तो चाहिए, तो ये ईंट या सीमेंट कहां से आएगा, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कहां आएंगे इसमें, कहां से आएंगे इसमें, तो इसमें जो फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दूसरी रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स। ये इसलिए इसको जोड़ देकर पढ़ा जा रहा है क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए। तो न्यूक्लियोटाइड कहां से मिलते हैं, फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, कहां पर, इन न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां से न्यूक्लियोटाइड लेते हैं। ये क्यों जरूरी है बताना ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हमको ट्राइफॉस्फेट नहीं चाहिए न्यूक्लियोटाइड में, हमको मोनोफॉस्फेट चाहिए, यानी एक फॉस्फेट चाहिए, तभी तो हम लोग कैसे फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है, ये शुगर है, यहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और यहां पर फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप रहता था, वही थर्ड से जुड़ता था। लेकिन अभी यहां पर क्या है, ऐसे ट्राइफॉस्फेट्स, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। कहां, ये कौन सा है, ये वाला ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट मतलब इसके 2 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप को यहां से हटाएगा, ये रिमूव्ड। किस लिए, क्योंकि हमको चाहिए, किसके लिए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए, नई स्ट्रैंड को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड में से ये कैसा है, ट्राई वाला है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब हम लोग को मोनोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, मोनोफॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक है। अब हम लोग को मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट चाहिए, तो ये बॉन्ड को यहां से ब्रेक करता है। पहली बात इसको ध्यान देंगे, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फेट के अंदर जो, ठीक है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक करेंगे, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पे ये एनर्जी रिलीज होगी। अब जो ये प्रोसेस रिप्लिकेशन हो रही थी, रिप्लिकेशन प्रोसेस करने के लिए
ठीक है, हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, बहुत हाई 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 अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ये बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है रिप्लिकेशन। तो इसके लिए एनर्जी मिलेगी कहां से? इसके लिए एनर्जी यहीं से मिलेगी, इसी प्रोसेस से। यानी न्यूक्लियोटाइड जो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है उसका डीएनए रेप्लिकेशन में डुअल फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन कि ये सबस्ट्रेट देता है, यानी ये रॉ मटेरियल दे रहा है, यानी कौन सा? न्यूक्लियोटाइड। किसके लिए? पॉलीमराइजेशन के लिए। और जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है कि ये जब ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में और इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, यानी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, तब यहां से एनर्जी रिलीज होती है। जो ये एनर्जी है ये रेप्लिकेशन में यूज होती है। ये रेप्लिकेशन में यूज होती है, ठीक। तो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं नीट और इस तरह से बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, यहां से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आ रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड्स का जो डुअल नेचर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्राइफॉस्फेट, उनका हम ये बात समझ में आ गया। तो रॉ मटेरियल हमको मिल गया, एंजाइम्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये मिल गए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के साथ शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ा हो, वही न्यूक्लियोटाइड। मतलब कहने का फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसको? अच्छा, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है, वो कौन कौन से होते हैं एग्जांपल के लिए? जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इस तरह के होते हैं। एटीपी के तो सब जानते हैं, एटीपी क्या होता है? एनर्जी होती है। एनर्जी कैसे मिलती है हमको? ऐसी ही तो एनर्जी मिलती है एटीपी के टूटने से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉइन्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यहीं से मिलती है। फॉस्फेट टूटते हैं, हाई एनर्जी मोड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं जो प्रोसेस थी। पहला हमने अनजिपिंग देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन ऑफ चेन। इनिशिएशन भी देख लेते हैं सबसे पहले, इसको अलग से देख लेते हैं। इनिशिएशन ऑफ चेन, इनिशिएशन ऑफ न्यू चेन, न्यू डीएनए चेन, ठीक है। अब नई डीएनए चेन की इनिशिएशन कैसे होती है? हम लोग को फिर एक बार डायग्राम ड्रॉ करना होगा जो हमने बनाया था। देखिए हमने क्या बनाया था, ये डीएनए था, ऐसे, अब जो एंजाइम हम बता चुके हैं वो आपको याद रखना होगा कि कहाँ पर बताया था। ये ग्रीन वाला कौन सा होना चाहिए? हेलिकेज होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे H लिख दे रहे हैं। इसके आगे क्या होना चाहिए? हमने दिखाया था टोपोआइसोमेरेज, यहाँ T लिख दिया। इसके बाद ये T थाइमिन नहीं है, टोपोआइसोमेरेज है, ध्यान देंगे। और इसके बाद हमने क्या बनाया था? SSB प्रोटीन्स, ये ऐसे, ये सब तो हो ही रही है प्रोसेस में, ठीक है, ये सब जुड़ रही हैं। अब हमने क्या देखा? हमको इनिशिएशन देखना है। इनिशिएशन में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आरएनए प्राइमर आएगा। हमने बताया था प्राइमर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एकदम से प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एक छोटे प्राइमर की जरूरत होती है, एक छोटे न्यूक्लियोटाइड की चेन की जरूरत होती है। वो न्यूक्लियोटाइड चेन कौन प्रोवाइड करता है? एक प्राइमर, आरएनए प्राइमर जो आरएनए होता है वो प्रोवाइड करता है। अब जब ये प्राइमर बनता है, अब यहाँ पर हमको जो हमने पहले पार्ट 1 में देखा था वो हमको यहाँ पर काम आने वाला है। कैसे? हम ये सपोज कर देते हैं इधर ये थर्ड एंड है, इधर फिफ्थ एंड है, इधर थर्ड एंड है, इधर फिफ्थ एंड है, ठीक ना। थर्ड एंड फिफ्थ एंड अब तो क्लियर होगा सबको, ये है। अगर क्लियर नहीं है तो पहले के लेक्चर में जाइए, देखिए उसको। अब इधर थर्ड एंड है। अब आरएनए प्राइमर का एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आरएनए प्राइमर जो है वो हमेशा फिफ्थ डायरेक्शन से थर्ड डायरेक्शन की ओर बनेगा, ठीक है। हमेशा 5 से 3 की ओर बनेगा, यानी फिफ्थ एंड से थर्ड एंड की ओर वो बनेगा। मतलब इस पे नहीं, खुद का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा चलेगा 5 से 3 की ओर, ठीक है। किस पर? 3 से 5 टेम्पलेट पर 5 से 3 की ओर वो चलेगा, ठीक है।
हमेशा उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, 5th to 3rd, ऐसे। किस पर, अब ये किस पर बन सकता है, जब यहां पर 3 हो यहां 5 हो तभी बन सकता है। तो अब यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आरएनए प्राइमर कैसे होगा। देखिए इनिशिएशन हो जाता है, हम इनिशिएशन मान लेते हैं, इनिशिएशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं। इनिशिएट तो करने के लिए क्या है, पहला यहां पर ये 3rd एंड है, आरएनए प्राइमेज यानी आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, प्राइमेज, जैसे ही यह प्रोसेस हुई प्राइमेज आया, इसने प्राइमर बनाया और प्राइमर बना के भेज दिया। अब ये प्राइमर बना के भेज रहा है तो ये प्राइमर किस डायरेक्शन का प्राइमर है, ये है 5th एंड से 3rd एंड के डायरेक्शन का प्राइमर। ठीक है, ये 5th एंड के यहां से शुरू हुई है प्रोसेस, यहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट था, तो ये तो यहां आके जुड़ गया ऐसे, ये प्राइमर है सपोज करते हैं। ये छोटा सा प्राइमर है, इतना छोटा नहीं होता लेकिन फिर भी हम अभी जूम करके देख रहे हैं तो छोटा हम देख लेते हैं। ये छोटा सा प्राइमर है, ये क्या है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर यहां जुड़ गया किससे, 5th एंड से 3rd एंड के साइड, इस डायरेक्शन में जुड़ा, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायरेक्शन में है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, रेप्लिकेशन फॉर्क को हमेशा ध्यान रखेंगे, इधर से चल रही है ये। अब यहां पर जुड़ गया ये आरएनए प्राइमर। अब दूसरा प्राइमर वो आके जगह खोजने लगा, यहां आके जुड़ने आया तो ये 5th एंड से 3rd एंड है, ये जुड़ ही नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो ये इसको एंटी पैरेलल नेचर चाहिए, एंटी पैरेलल नेचर के लिए ये कहां आके जुड़ गया, सपोज करिए तब तक वो हेलिकेज यहीं तक काम किया था, मान लेते हैं तब तक हेलिकेज यहीं कब तक काम किया था, वो आके जुड़ गया यहां ऐसे, यहां पर तब तक मान लेते हैं हेलिकेज यही, हेलिकेज ने इतना ही काम किया था, यहां तक ही तोड़ा था। ठीक, यहां जुड़ गया, ठीक, यहां आके जुड़ा। अब लेकिन हेलिकेज तो तोड़ता जा रहा है, हेलिकेज और तोड़ेगा अभी, हम इसको और थोड़ा तोड़ देते हैं, चलिए इसको एलोंगेशन में देख लेंगे। ठीक है, यहां आके जुड़ गया। अब यहां आके जुड़ गया तो क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में, 5th डायरेक्शन टू 3rd डायरेक्शन, इधर की ओर। ठीक है, क्योंकि यहां पे 3rd लाना है इसको, यहां पे ये 5th है। अब क्या होगा, अब आरएनए प्राइमेज ने ये किया, इसके बाद अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसमें भी पॉलीमरेज 3rd। ठीक है, पॉलीमरेज 3rd, क्योंकि हमने बताया था पहले कि पॉलीमरेज 3rd क्या होता है, ये मेन इलोंगेशन यानी मेन पॉलीमरेजेशन एंजाइम होता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3rd क्या करेगा, इस चेन को यहां से इलोंगेट करता चला जाएगा ऐसे, जहां तक ये बन रही है, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, 5th डायरेक्शन तो 3rd डायरेक्शन, ऐसे ही। अभी जितनी चेन बन गई, यहां पर जब आया तो यहां से यहां पे इसने ऐसे बना दिया पॉलीमरेज ने, ये 5th to 3rd, यहां 3rd आ गया ऐसे, 5th to 3rd। ये किसने बनाया है, डीएनए पॉलीमरेज, ब्लू वाला। ब्लैक वाला किसने बनाया है, आरएनए प्राइमर ने बनाया है। ठीक, समझ में आ गया। तो इस जो ये स्ट्रैंड है, ये वाले टेम्पलेट पे जो स्ट्रैंड बन रही है, इसका तो शॉर्ट है पूरा, क्या कि ये तो बनाता चला जाएगा कंटिन्यू, जितना ही ये अनजिपिंग होती जाएगी हेलिकेज, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्क इधर है, वैसे बनाता चला जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि प्राइमर तो यहां आके जुड़ गया और इसने यहां तक खत्म हो गया, यहां तो टर्मिनेट हो गया, यहां तो खत्म हो गया। अब इसके पहले खुलता चला जा रहा है, उसको कैसे बनाएंगे, तो फिर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे इलोंगेशन में कि अब क्या होता है। इसके लिए हमको और प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बनेगा। तो जो स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस बन रही है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसी को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस है लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बन रही है, एक बार प्राइमर बना, फिर पीछे प्राइमर बना, फिर ऐसे बना, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस या लैगिंग। ये लैग होकर के बन रही है, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, ये तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी इलोंगेशन में और क्लियर होगा ये कि कॉन्टिन्यूअस चेन उसको बोलते हैं जो 5th to 3rd डायरेक्शन में लगातार बनती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन दूसरे सेक्शन में जितना हेलिकेज ने तोड़ा है तब तक वहां तो प्राइमर आया, वहां से बन गया, लेकिन फिर उसके आगे हेलिकेज ने तोड़ दिया तो दोबारा हमको फिर से करना पड़ेगा।
तो हम वो चीज देखेंगे ना। ये इनिशिएशन ऑफ चेन हो गया। इनिशिएशन कौन करता है? आरएनए प्राइमर, एक आरएनए छोटा सा आरएनए होता है वो करता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आके उसी चेन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आ रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके लिए एनर्जी कौन दे रहा है? वो इसी जो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स है उनका टूटना यहां पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस पूरी प्रोसेस को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इलोंगेशन ऑफ चेन। अब हम लोग पूरा एक देख लेते हैं इलोंगेशन कैसे होता है चेन का। फिर से ये डीएनए, हेलिकेज ने अब यहां तक तोड़ दिया, हेलिकेज इसके आगे है। तो इनिशिएशन हो गया था। इधर हम लोग का कौन सा एंड था? इधर हम लोग का था 5th 3rd और 3rd 5th। ठीक है, तो वही लेते हैं, ये 5th एंड, ये 3rd एंड, 3rd एंड और ये 5th एंड। तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था आरएनए प्राइमर। इस पे हमने बताया था कि ये हमेशा एक डायरेक्शन में काम करता है। कौन सी डायरेक्शन? 5 से 3 डायरेक्शन में। तो ये इसको 5th चाहिए भी था, इसलिए इसमें 5th से 3rd बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया था और इसने यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इसको डायरेक्शन सही मिल गई थी और इसने इस डायरेक्शन में पूरा लगातार ऐसे ही फॉर्मेशन कर दिया। इस डायरेक्शन में इसने ऐसे फॉर्मेशन किया हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब देखिए दूसरा वाला हमने कहां तक देखा था कि दूसरा वाला में यहां तक पहले हुआ था तो यहां आरएनए प्राइमर आ गया था। फिर डीएनए पॉलीमरेज ने क्या काम किया? डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से यहां तक बना दिया। किस डायरेक्शन में? 5 से 3, 5 to 3, 3rd इन इसको आना चाहिए, इधर 15 है। फिर क्या हुआ? यहां तक फिर खुल गई थी चेन। तो फिर क्या होता है? फिर नया प्राइमर आता है एक, और वो प्राइमर यहां अटैच होता है और फिर यहां तक, क्योंकि यहीं तक अभी चेन मान ले तब तक चेन यहीं तक खुली थी तो फिर यहां तक हो गया, जो चेन है यहां तक खुली। अब इसके बाद फिर ये बना देगा ऐसे, ठीक है। अब फिर चेन जो है आगे तक खुली है तो फिर वो प्राइमर यहां पर आएगा और फिर ये ऐसे डीएनए पॉलीमरेज कर जाएगा। तो देखिए आप, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बन रही है। रीजन क्या है डिसकंटिन्यूअस बनने का? क्योंकि हमको डायरेक्शनैलिटी का ध्यान रखना है। जो प्राइमर है वो हमेशा किस डायरेक्शन में बन रहा है? 5 से 3 डायरेक्शन में बन रहा है। टेम्पलेट उसको क्या चाहिए? 3 से 5। तो पहला जो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है उसको तो 3 से 5 वाली टेम्पलेट मिल गई, वो 5 से 3 डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअस बन गया। इसीलिए किस चेन को बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस या लीडिंग। और इस चेन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग। और जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इधर तो आपको पता होगा ये हेलिकेज एंजाइम यहां पर होगा कहीं पर, ये आगे बढ़ रहा है, फॉर्क इधर है, इसके आगे टोपोआइसोमरेज एंजाइम होगा। यहां पर सारे जगह एसएसबी प्रोटीन्स लगी हुई थी पहले जहां तक खुला हुआ था, फिर हटती जाती हैं जैसे ये हो जाता है तो, ठीक। फिर हाँ, अब हमने देखा कि ये फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं इनका क्या कहा, ये क्या है? जितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में बन रहा है, ये फ्रेगमेंट्स, ऐसे फ्रेगमेंट। इसीलिए ये फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी, इस फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी की थी 2 साइंटिस्ट थे, ओकाजाकी, उनका जो पहले का नाम था ओकाजाकी, तो इसीलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसमें बनते हैं? डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड पे। क्यों बनते हैं? क्योंकि डायरेक्शनैलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। प्राइमर हमेशा 5th to 3rd डायरेक्शन की तरफ बनता है, लेकिन यहां पर ये डायरेक्शनैलिटी की प्रॉब्लम थी।
तो ये हो गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक, तो ये हो गई पूरी इलोंगेशन की प्रोसेस। अब क्या होगा, ऐसे इलोंगेशन होता रहेगा, जितनी देर हेलिकेज काम करता रहेगा उतनी देर इलोंगेशन होता रहेगा। एक तो कंटिन्यू बनता चला जाएगा, एक में प्राइमर्स का ऐड होना जरूरी है। आरएनए प्राइमेज, वो जो आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज जो एंजाइम है उसका, वो काम करता रहेगा और डीएनए पॉलीमरेज ऐसे करता रहेगा। अब ये बन गया, ठीक है। अब जब ये बन गया तो अब देखिए इसको अब जब ये पूरी हम समझ लेते हैं, ये पूरी प्रोसेस खत्म हो गई है, पूरी प्रोसेस खत्म हो गई है। तो डीएनए का हमारा जो डीएनए है वो ऐसा दिखेगा कुछ, मान लेते पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, तो वो डीएनए ऐसा कुछ दिखेगा। एक में तो शुरुआत में प्राइमर आया, बाद में और दूसरे में बार बार प्राइमर आएगा। ठीक है, और फिर इसको कंटिन्यू किसने किया, इसको डीएनए पॉलीमरेज ने कंप्लीट किया, इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसको तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है तो इसमें कंटिन्यूस हम मान लेते हैं ऐसे हो गया। ठीक है, इसमें दोनों के रहेंगे लेकिन मान लेते हैं ऐसे बन गई है, इसमें भी ऐसे बन गया है, बॉन्डिंग हो चुकी है। अब अभी देखिए जो डिसकंटिन्यूअस है उसमें तो कई बार ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जगह जहां पर जितनी बार है उतनी बार ये आरएनए प्राइमर है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में आरएनए प्राइमर का काम तो इनिशिएट करवाने का था, इनिशिएट इसने करा दिया, चेन का वो भी हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो डायरेक्शन भी लिख देते हैं 5 to 3, 5 to 3, इधर आएगा थर्ड, इधर आएगा फिफ्थ, तो इधर ये थर्ड, इधर ये फिफ्थ। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए कि अब ये फ्रेगमेंट्स को हटाना है, तो हमने पहले जो इसका पहला पार्ट था उसमें क्या बताया था कि एंजाइम आता है एक्सोन्यूक्लियस, जो कि किस क्या है, डीएनए पॉलीमरेज ही है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो पूरे इसको स्कैन करेगा, पूरे जितने भी बनी हुई है रेप्लिकेशन के बाद जो बना हुआ डीएनए है इसको स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस इस आरएनए, पूरे आरएनए को हटाएगा, यहां से आरएनए प्राइमर को हटा देगा, हर जगह से आरएनए प्राइमर को हटाएगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। किसने रिमूव किया, एक्सोन्यूक्लियस ने, और एक्सोन्यूक्लियस ने डीएनए पॉलीमरेज ही है वो एंजाइम, और फिर वो क्या करेगा, ऐसे ही डीएनए पॉलीमर बना देगा। डीएनए का पॉलीमर ऐसे बना दिया। अभी भी इसमें कमी लग रही है, ये किसने किया, एक्सोन्यूक्लियस। क्या किया, आरएनए प्राइमर को हटाया, आरएनए प्राइमर को रिमूव किया, और वहां पर क्या किया, डीएनए पॉलीमराइजेशन किया, या डीएनए का सेगमेंट लगाया, वहां पर बनाया उसने। ठीक है, एक जैसे सिंपल इसी तरह बनाया वैसे उसी डायरेक्शन में। ठीक, अब अभी भी इसमें कमी लग रही है। कमी क्या लग रही है कि बीच बीच में अभी भी ये देखिए गैप लग रहे हैं, ये चिपके नहीं है। तो हमने एक बताया था उसमें, उसका नाम क्या था, उसका नाम था डीएनए लाइगेज या लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम आएंगे, ये लाइगेज एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम का क्या काम करेगा, ये ग्लू कर देगा पूरे डीएनए को। ग्लू कैसे करता है, ये पुराने बॉन्ड्स को तोड़कर नए बॉन्ड के फॉर्म में बनाता है और ग्लू करता जाता है जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड से ग्लू करता जाएगा, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जो बैकबोन है उसको ग्लू कर देगा। ठीक है, तो ये लाइगेज का काम है, ग्लू करना। ठीक, तो हमने देख लिया ये पूरी, फिर जब ये ग्लू हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग होगी इसकी, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वही एक्सोन्यूक्लियस जो इसको बोल रहे थे, वो प्रूफ रीडिंग भी कर देगा इसकी। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या मतलब होता है, पूरे डीएनए को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद वो ये देखेगा कि कहीं पर कुछ भी जो मिस फंक्शन तो नहीं हुआ है, या कुछ भी गलत स्ट्रक्चर तो नहीं बन गया है, सेम सिमिलर बना है कि नहीं। तो वैसा ये प्रूफ रीडिंग करने के बाद ठीक ये होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर रिप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग की पूरी प्रोसेस थी रिप्लिकेशन की। रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, हमने उसके लिए पहले एंजाइम्स पढ़े, ये पढ़े। इसके बाद रिप्लिकेशन की जो पहली स्टेप है वो क्या है, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अनजिपिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन करता है एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जब वो अनजिपिंग करता रहता है,
उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है, उस टेंशन को हटाने का काम करता है टोपो आइसोमेरेज। अनजिप्ड हुए जो टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट को दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब तक ये नहीं हो जाता रेप्लिकेशन तब तक रोकता है। कौन सा? एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद जब इनिशिएशन होता है वो कैसे होता है? हाँ, एक चीज, हेलिकेज वर्क कहाँ करता है? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर जाके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत करता है। इसके बाद फिर आरएनए पॉलीमरेज या जो प्राइमेज जिसका नाम है वो क्या काम करता है? आरएनए प्राइमर बनाता है और जहां से शुरू हुआ है वहां पर आरएनए प्राइमर को भेजेगा, जहां जहां तक हेलिकेज ने काम किया वहां तक डीएनए पॉलीमरेज फिर उस आरएनए प्राइमर को आरएनए प्राइमर की हेल्प से वो आरएनए, क्योंकि वो डीएनए जो पॉलीमरेज है वो डिपेंड है आरएनए पॉलीमरेज में, तो कई बार इसको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस डिपेंड है आरएनए प्राइमर पे। आरएनए प्राइमर नहीं आएगा तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, फिर पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है चेन को। अब जो पॉलीमरेज की एक्सटेंड करने, जो डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है वो दो तरीके से होता है। एक तो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्योंकि ये जो 5 to 3 डायरेक्शन की तरफ अगर है बन रहा है तो कॉन्टिन्यूअस बनता चला जाएगा। लेकिन एक जो डिसकॉन्टिन्यूअस चेन है, क्योंकि उसमें डायरेक्शनैलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें बार बार प्राइमर की जरूरत पड़ती है और बार बार वो प्राइमर आके अलग अलग जगह जुड़ता है और फिर ये डीएनए पॉलीमरेज आके अलग अलग बनाता है। फिर ये जब बना देगा तो जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब इन जब ये बन जाता है, पूरी रिप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है, तो उसी समय डीएनए जो एक्सोन्यूक्लियस है पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन कर रहा है, वो एक्सोन्यूक्लियस आता है, आरएनए प्राइमर्स को हटाता है, वहां पर डीएनए की सिंथेसिस करता है, डीएनए की जो चेन है उसकी सिंथेसिस आपको कर देता है। फिर लाइगेज जो आता है वो क्या करता है? ये जो गैप्स हैं इनको फिल करता है, यानी ये जो ग्लू की तरह इसको बांध देता है और इस तरह से हम लोग की रेप्लिकेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है, पूरे डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक, तो ये हम लोग की थी पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस, 2 पार्ट्स में है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट्स में करिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। एग्जामवर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए इस तरह के और लेक्चर्स पाने के लिए। और अगर आपको लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एग्जामवर्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, एग्जामवर्ट ऑफिशियल। ठीक, थैंक यू सो मच।